नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सीडीपी की क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय, और हमने 4 संप्रदाय लगभग पढ़ भी लिया था आपका। संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद और उद्देश्यवाद, ये चारों टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोग को हमारा जो 2 पार्ट बचा हुआ था, टोटल 6 पार्ट था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल 6 पार्ट रहने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गेस्टाल्टवाद के बारे में और मनोविश्लेषणवाद के बारे में। गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। देखिए, हमको बात करनी है किसके बारे में? हमको बात करनी है गेस्टाल्टवाद के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि गेस्टाल्ट एक नया शब्द आप सभी के लिए, बहुत ही नया शब्द होगा। किसी को गेस्टाल्ट शब्द जिसने पहले से नहीं पढ़ रखा है, वो हमारी जो नॉर्मल बातचीत की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये शब्द नहीं आता है। तो समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है गेस्टाल्टवाद। देखो, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट शब्द जो है आपका, ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति। जिसका अर्थ है पूर्ण आकृति या कंप्लीट पिक्चर, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो कंप्लीट पिक्चर। अच्छा, तो समझते हैं कि अगर इसको कहा गया गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसमें तो कुछ भी समझने वाली बात नहीं थी। ये समझ में आ गया कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है। कोई पूछता है तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पूर्ण आकृति। तो क्या लेना देना है हमको इसकी पूर्ण आकृति से, वही समझना है। कुल मिलाकर इनका कहने का पूर्ण आकृति से जो मतलब था, पूर्ण आकृति से गेस्टाल्टिज्म का जो कहना था कि हम किसी समस्या का हल तभी निकाल सकते हैं, हम किसी समस्या का हल तभी निकाल सकते हैं जब हमें पूरी की पूरी समस्या मालूम हो। यानी कि वहां का जो पूरा सिनेरियो हो। किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब वहां पे किसी ने देखा नहीं कि गलती किसकी थी। उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, इधर से एक कार वाला आ रहा था। बाइक वाला फोन पे बतियाते हुए आ रहा था, लाया कार में ठक से मार दिया, ठोक दिया कार को, गिरा धड़ाम से। अपना ही जोखिम भी हो गया, क्योंकि भाई यहां तो चलो कार पे मारा, कार का दरवाजा बंद पिचक गया, कार का कुछ आगे का टूट गया, कुछ भी टूट गया, लेकिन चोट नहीं लगी ना उसको, ड्राइवर को चोट नहीं लगी। यहां क्या हुआ, भैया खुद ही लाए, खुद ही मार दिया। पब्लिक का सबका ध्यान अपने अपने काम पे था, किसी ने देखा नहीं। अचानक से क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ, हल्ला हुआ, हाँ एक्सीडेंट हुआ, आए सब लोग, निकाले कार वाले को, दिए थार 2 ठू। अब पता नहीं है भाई फोन पे बात करते हुए कौन आ रहा था, रोड कौन नहीं देख रहा था, बाइक वाला लेके आया, वो खड़ी कार को लेके आया है, ठोक दिया है। लेकिन अब हमारे यहां जो एक हम लोग ने मिसकॉन्सेप्शन बना के रखा है कि गलती हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की होती है। मतलब अगर साइकिल वाले को बाइक और साइकिल में होता है तो बाइक वाले की गलती है, कार और बाइक में होता है तो कार वाले की गलती है। तो कुल मिला के कहने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमेशा जरूरी नहीं कि कार वाले की गलती हो, हम कभी कभी बाइक वाले की भी गलती तो हो सकती है। क्यों, बात समझ में? तो हमें तभी रिएक्ट करना चाहिए, हमें कोई डिसीजन तभी लेना चाहिए जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से मालूम हो। किसी भी समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब हमें उस समस्या के बारे में पूरी तरीके से मालूम हो। अगर हमें उसको बारे में पूरी तरीके से मालूम नहीं है तो हम कोई भी एक हाइपोथेसिस नहीं जनरेट कर सकते। हम किसी के बारे में अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं कि नहीं ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये कार वाला आया होगा, बेचारा बाइक वाला धीरे से जा रहा था, ठोक दिया। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम हमेशा अगर कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी चीज जानना चाहते हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम हमेशा पहले उसके बारे में जान ले, समझ ले, उसको पूरी तरह से समझे, तब जाके उस पर रिएक्शन दे कि हाँ क्या भाई, क्या सही हुआ था, यहाँ पे क्या गलत हुआ था, तब उसके बारे में रिएक्ट करना उचित रहेगा। नहीं तो फिर उसके बारे में रिएक्ट करना उचित हमारा नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, आपकी गलती कार वाले की नहीं, लेकिन आपने उसको फिर भी पीट दिया। ठीक है, तो वहां पे गलती आपकी होती है। तो इसलिए किसी भी समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब हमें पूरी समस्या मालूम हो। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट उठता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है।
तो गेस्टाल्टवाद के जनक जो है वो आपके हैं मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्टवाद के जनक, गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दिमर हैं। गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दिमर हैं, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग की थी। हालांकि आप कभी भी गेस्टाल्टवाद पढ़ोगे तो सबसे मैक्स वर्दिमर का नाम जब आप जनक के तौर पे याद रखना चाहोगे तभी याद रहेगा, क्योंकि जो गेस्टाल्टिज्म को फेमस जिसने किया, जिसकी वजह से आज गेस्टाल्टवाद जाना जाता है, वो मनोवैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि है आपके कॉलर साहब। कॉलर साहब की वजह से ही गेस्टाल्टिज्म को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इन्होंने ही गेस्टाल्टिज्म को आगे बढ़ाया और गेस्टाल्टवाद को फेमस किया। तो लगभग लोग कई बार गलती भी हो जाती है, क्वेश्चन पूछता है कि गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो चूंकि हमेशा गेस्टाल्टवाद के सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए, आंसर तुरंत आता है सर कॉहलर। फिर तो ये भाई जब सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वही है तो यानी कि वही जनक भी होंगे। गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो आदमी तुरंत कहेगा सर कॉहलर, बस वहीं पे नंबर गया, खट 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 कट गया। तो गेस्टाल्टवाद का जो जनक है वो मैक्स वर्दिमर है। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक या प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है जिसने गेस्टाल्टवाद को प्रसिद्धि दिलाई, तो वो है आपके कॉहलर साहब, ठीक है, वो है आपके कॉहलर साहब। एक लाइन इसमें हम लोग लिख लेते हैं, गेस्टाल्टवाद हमेशा इस लाइन से याद रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। किसी भी समस्या का हल, किसी भी समस्या, किसी भी समस्या का हल तभी किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब हमें उसके बारे में, जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से मालूम हो, जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से मालूम हो, जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से मालूम हो। तो इस लाइन से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये लाइन लिख लेना है, ठीक है। इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। जनक वाला मैंने बताया था, यहां भी लिख लीजिए। एक जो सेपरेट पेज आपने जनक के लिए बना के रखा है, मैंने आपको बताया था कि एक पेज में सिर्फ हम लोग को जनक की लिस्ट बना के रखनी है, तो वहां पे जनक, गेस्टाल्टवाद का जनक तो कौन, मैक्स वर्दिमर। उसके बाद अगर इसका एक्सप्लेनेशन कभी भी आपके दिमाग में भूलता है कि क्या होता है गेस्टाल्टिज्म, क्या होता है, तो इस लाइन को पढ़ोगे पूरी तरीके से समझ में आएगा कि किसी भी समस्या का हल तभी किया जा सकता है जब हमें उसके बारे में पूरी तरह से मालूम हो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत मालूम था और हमने कह दिया, नहीं ऐसा ही हुआ होगा, जरूरी नहीं कि आपने जैसा सोचा हो। कई बार मैथ्स में लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टीचर ने क्वेश्चन दिया, एक तरह के क्वेश्चन करा रहा है, एक तरह के क्वेश्चन करा रहा है। अब वहां पे उन्होंने आधा क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्यूशन निकाल के सर 24 आंसर आ गया सर 24। बेटा गलत हो गया, क्वेश्चन में तो इस बार चेंज कर दिया था। हमेशा क्या पूछता था, इस बार कैसे पूछा है आप बताओ। हमेशा ए का दाम पूछता था कि ए कितने रुपए में आएगा, इस बार बी पूछ लिया है आपने। तो भाई आप 2-3 क्वेश्चन लगातार हुए, आप ए करते आ रहे थे, इस बार बी पूछ लिया है, अब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसीलिए पहले पूरी चीज को जानो, पूरी चीज को समझो, तभी उसके सॉल्यूशन पे आओ, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं गेस्टाल्टवाद के बारे में। और चूंकि इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण आकृति, इस वजह से इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे समग्रवाद, इसे समग्रवाद, संपूर्णवाद, इसे समग्रवाद, संपूर्णवाद और अव्ययीवाद, अव्ययीवाद के नाम से भी जानते हैं, अव्ययीवाद के नाम से भी जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इसे अव्ययीवाद के नाम से, कौन कौन सा नाम है, समग्रवाद, संपूर्णवाद और अव्ययीवाद के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके जो प्रमुख विचारक हैं कॉलर साहब, उनके बारे में। देखो कॉलर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉलर ने अपना प्रयोग किस पे किया। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि कॉलर ने अपना प्रयोग किस पे किया,
कॉलर ने अपना प्रयोग कहां किया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है आपके यूपीटीटी के पेपर में, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कॉलर ने अपना प्रयोग वनमानुषों पे किया। वनमानुषों पे किस पे किया अगर पूछता है तो वनमानुषों पे किया। वनमानुषों पे कहां किया वो भी लिख लेते हैं इसी लाइन में। वनमानुषों पे कैनरिफ द्वीप के किनारी शहर, कैनरिफ द्वीप के किनारी शहर में किया। कैनरिफ एक द्वीप है, वहां पे किनारी नाम का शहर है, किनारी शहर में किया। कॉलर ने अपना प्रयोग वनमानुषों पे कैनरिफ द्वीप के किनारी शहर में किया। यह हो गई बात आपकी कॉलर की कि कॉलर ने अपना सभी प्रयोग किस पे किए? वनमानुषों पे किया। कहां पे किया? तो कैनरिफ द्वीप के किनारी शहर में किया। कुल वनमानुषों की, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनमानुष थे तो कुल कितने थे? कुल वनमानुषों की संख्या जिसपे उन्होंने अपना प्रयोग किया, कुल वनमानुषों की संख्या आपको बताना है कि भाई सब लोग जानते हैं। यहां पे एक चीज बहुत कॉमन है, कोई अगर जैसे जो लोग पढ़े लिखे भी हैं उनसे पूछता है कि कॉलर ने अपने प्रयोग किस पे किए? सर सुल्तान नामक वनमानुष पे किए। सुल्तान का नाम तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन वहां पे कुल एक या दो नहीं बल्कि टोटल कितने वनमानुष थे, ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वहां पे कितने वनमानुषों पे उन्होंने अपना अध्ययन किया था। तो उन्होंने कुल मिला के 6 वनमानुष थे वहां पे, 6। तो कुल वनमानुषों की संख्या कितनी है? 6। सभी प्रसिद्ध प्रयोग अगर पूछता है कि कॉलर ने अपने सभी प्रसिद्ध प्रयोग किस पे किए, कॉलर ने अपने सभी प्रसिद्ध प्रयोग किस पे किए? तो सभी प्रसिद्ध प्रयोग उन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पे किया। किस पे? सुल्तान नामक वनमानुष पे किया। ठीक है, सुल्तान नामक सभी प्रसिद्ध प्रयोग किस पे हुए? तो सुल्तान नामक वनमानुष पे सभी प्रयोग हुए थे। कॉलर ने और कौन सा सिद्धांत दिया है? कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि, कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। ठीक, ये हो गई सारी बातें आपकी गेस्टाल्टवाद के बारे में। याद रखने वाली बात जो है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण आकृति या कंप्लीट पिक्चर इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद आपको जानना है कि गेस्टाल्टिज्म की शुरुआत किसने की? तो गेस्टाल्टिज्म की शुरुआत की थी मैक्स वर्दीमर ने। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है पूर्ण आकृति, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि किसी समस्या का हल तभी किया जा सकता है जब हमें उस समस्या के बारे में पूरी तरह से मालूम हो। इसके अन्य नाम समग्रवाद, संपूर्णवाद, अव्ययीवाद, इन सभी नामों से भी इसको जानते हैं। कॉलर जो है इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक थे और कॉलर ने अपने सभी प्रयोग वनमानुषों पे किए थे। कहां पे किए थे? तो कैनरिफ द्वीप के किनारी शहर में किया था। कैनरिफ द्वीप के किनारी शहर में किया था। कुल वनमानुषों की संख्या 6 थी। सभी प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पे किया था और कॉलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कॉलर ने अधिगम आरोपण का भी सिद्धांत दिया था, वो हम लोग अधिगम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल उसको जान लेते हैं कि कॉलर ने अधिगम आरोपण का भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा वाद है, ये हो गई बात गेस्टाल्टवाद के बारे में। अब जो हमारा लास्ट है हमारा मनोविश्लेषणवाद। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग सबसे। यही एक वाद है जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है। काफी मतलब इंटरेस्टिंग बात है इसमें, और यही वो वाद है जिसने किसको? सिगमंड फ्राइड ने दिया, और सिगमंड फ्राइड को बनाने वाला वाद भी यही है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड को इसी वाद ने बनाया। इतना गजब का कॉन्सेप्ट दिया इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ हटके लगता है कि किसी वैज्ञानिक की तरह काम किया है सिगमंड फ्राइड ने इस वाद के लिए। बहुत ही
अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो मनोविश्लेषणवाद के लिए एक शब्द याद रखना कि अगर कोई भी पूछता है कि क्या है मनोविश्लेषणवाद में, तो एक कोड वर्ड है, इसको याद रखना। इसको याद रखोगे तो कभी नहीं, चीजें कभी गलत होंगी ही नहीं। मनोविश्लेषणवाद में एक शब्द है इदम ऑब्लिक अचेतन। इदम ऑब्लिक अचेतन। देखो इदम क्या होता है या अचेतन क्या होता है? जो हमारा एक चेतन मन होता है हमारा, सॉरी, एक हमारा अचेतन मन होता है, एक हमारी चेतन अवस्था होती है जब हम सब कुछ होशो हवास में रह के करते हैं। कुछ चीजें होती है जो हम अचेतन अवस्था में सीख जाते हैं, तो उन्हीं अचेतन अवस्था को, उन्हीं अचेतन वस्तुओं को चेतन अवस्था में लाना, यही मनोविश्लेषणवाद है। क्या? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, इदम को ही अचेतन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही वर्ड है समझने के लिए। इदम, इदम जो वर्ड है ये सिर्फ सिगमंड फ्राइड ने यूज किया है, और अचेतन आपका एक नॉर्मल समझने वाला शब्द है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर मनोविश्लेषणवाद पूछता है कि क्या है मनोविश्लेषणवाद, क्या कहता है, तो मनोविश्लेषणवाद में अचेतन मन को चेतन अवस्था में लाना, यही अचेतन विचारों को चेतन अवस्था में लाना मनोविश्लेषणवाद है। इसको एक लाइन में ऐसे एक्सप्लेन कर दे, लिख लेंगे। अचेतन विचारों को, अचेतन विचारों को चेतन अवस्था में लाना, अचेतन विचारों को चेतन अवस्था में लाना, अचेतन विचारों को चेतन अवस्था में लाना मनोविश्लेषणवाद है। मनोविश्लेषणवाद है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था मनोविश्लेषणवाद का, कि जो हमारा अचेतन विचार है उन्हीं को चेतन अवस्था में लाना मनोविश्लेषण। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला रहता है, जिसको हम लोग गलती से सीखते हैं, उन्हीं को जब हम लोग अपने होशो हवास में कहीं पे उपयोग करते हैं, वही है मनोविश्लेषणवाद। किसने दिया? तो इसका कोड वर्ड याद रखना, इदम या अचेतन, ये याद रहेगा। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। और सिगमंड फ्राइड कहां के थे? तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहां के? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया। और इन्होंने क्या दिया? फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया। स्वप्न विश्लेषण विधि दी, ठीक है। अब क्या होता है स्वप्न विश्लेषण विधि, इसको समझते हैं। इनका कहना यह था कि जो स्वप्न विश्लेषण विधि है, इनका कहना यह था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इनका कहना क्या था कि हम अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम जब रात में जब भी सोते हैं, तो हम वही चीजें हमारे सपने में आती हैं जिनके बारे में हमने दिन में कहीं ना कहीं देखा हो, हमने दिन में कहीं ना कहीं कुछ सोच रखा हो, वही चीजें हमारे माइंड में आती रहती हैं रात को भी, ठीक है। जब हम कोई भी चीज ऐसी हो जो हम रात में हम सपने में देखते हैं, उसका इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट सिंपल से दिया कि हम कोई भी चीज, जैसे हमारा ध्यान नहीं जाता उस चीज पे, लेकिन हाँ जैसे हम रोड पे चलते गए, कोई भिखारी देखा, ठीक है, कोई भिखारी देखा, ध्यान नहीं किया, कोई खास हमने माइंड नहीं किया था कि हाँ इस चीज को हमको माइंड करना है, ठीक है। लेकिन हम वहां पे होता क्या है कि रात में सपना आया, हाय मैं तो भिखारी हो गया हूं, मैं रोड पे भीख मांग रहा हूं। क्यों? आपको पता भी नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने उस भिखारी को देखा था, आपको दया आई थी कि ये तो बहुत गड़बड़ चीज हो गई है, बहुत इसकी स्थिति दयनीय है। अब आपने तो माइंड नहीं किया, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया। अब हुआ क्या कि अब आप जब दिन में सॉरी दिन में नहीं, रात में जब आप सो गए, तो अब वही चीज आपके माइंड में रिवर्ट हुई और वही आपके सपने में आई। हमने दिन में एक एक्सीडेंट देखा, रात में देख रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम लहू लवान खून कच्चर पड़े हुए हैं। लगभग सपने जो होते हैं वो पॉजिटिव नहीं आते, हमेशा लगभग सपने नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो अचेतन मन इदम दुष्ट होता है, ठीक है। अभी आगे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, आपको पता चलेगा। इसीलिए ज्यादातर सपने आप जो भी देखते हो वो बुरा ही देखते हो, अच्छा सपना बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो होता क्या, हमने एक्सीडेंट देखा, अब हम वहां से देखा कि हाँ चलो एक्सीडेंट हो गया, खत्म। अब हम रात में देख रहे हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम लहू लुहान खून खच्चर पड़े हुए हैं कोने में। ये किसका कारण है? ये भी कारण है हमारे
सबकॉन्शियस माइंड का। तो यही है आपकी स्वप्न विश्लेषण विधि, यही है आपकी स्वप्न विश्लेषण विधि। और एक चीज है, फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक, फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत दिया। लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं आराम से। फ्राइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा, फ्राइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की अवधारणा दी। फ्राइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की अवधारणा दी। आपका जो ऑडिपस है, इन्होंने क्या बताया कि ऑडिपस जो है, ऑडिपस ग्रंथि जो है ये मेल्स में, और इलेक्ट्रा ये कहां पे, फीमेल्स में पाई जाती है। ऑडिपस मेल्स में और इलेक्ट्रा फीमेल्स में पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है भाई, ये कॉन्सेप्ट हमको जानना है कि पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है। तो हमारी जो काम वासना है, लिबिडो, एक शब्द है लिबिडो जिसको हम लोग नॉर्मली काम वासना बोलते हैं, ये शब्द भी, लिबिडो जो शब्द है ये भी फ्राइड का ही शब्द है। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ऑडिपस पाई जाती है मेल्स में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछता है कि ऑडिपस किस में पाई जाती है, इलेक्ट्रा किस में पाई जाती है। या फिर ये भी पूछता है कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो हमारे मेल्स या फीमेल्स में काम वासना की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो किसकी वजह से पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ऑडिपस और इलेक्ट्रा की वजह से। तो दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, काम वासना के लिए यही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसको ऐसे लिख लेना कि फ्राइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की अवधारणा दी। ऑडिपस मेल्स में, इलेक्ट्रा फीमेल्स में पाई जाती है। ठीक है, एक चीज और, फ्राइड ने विस्मृति के दमन का सिद्धांत दिया। फ्राइड ने विस्मृति के दमन, फ्राइड ने विस्मृति के दमन का सिद्धांत दिया। अब क्या है विस्मृति के दमन का सिद्धांत, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, विस्मृति का जो दमन का सिद्धांत है उसमें फ्राइड ने ये कहा है, क्या कहा है फ्राइड ने ये कहा है विस्मृति के दमन के सिद्धांत में कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे पल आते हैं, कुछ बुरे पल आते हैं, मतलब कुछ दुखद यादें होती हैं, कुछ अच्छी यादें होती हैं। हम पास हो गए, हमारी नौकरी लग गई, बहुत खुशी है, बहुत अच्छी चीजें हैं। अब जिस दिन आपकी शादी हुई थी, ठीक है, जिस दिन आप सबसे पहले जन्म से लेते हैं, सबसे पहले जिस दिन आपका जन्म हुआ था, हम जिंदगी भर उसको याद रखने के लिए कि आज के दिन हम जन्म हुआ था, मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, हम लोग जिंदगी भर बर्थडे मनाते हैं। बुढ़ा गए, कब्र में पैर पड़े, लेकिन बर्थडे का केक जरूर काटेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शादी हुई, एनिवर्सरी हर साल दुख से मनाओ, सुख से मनाओ, लेकिन हाँ है कि हाँ इस डेट को याद रखना है। ठीक है, तो एनिवर्सरी हर साल होगी, बर्थडे हर साल होगा। क्यों, नौकरी लगेगी, आज 10 साल हो गया हमको नौकरी करते हुए, आदमी को याद रहता है, वो याद रखना भी चाहता है, आज एक दिन मेरी नौकरी लगी थी। हम जब तुम्हारे बराबर थे, मम्मी पापा का फिक्स डायलॉग, जब तुम्हारे बराबर थे तो तुम्हारे पापा की नौकरी लग गई थी, 4 पैसा कमा के लाते थे, तुम लोग निठल्ले घूम रहे हो, जिंदगी भर बेरोजगारी का ऐसे ही आलम रहेगा तुम्हारे सर। कुछ करो भैया, कुछ पढ़ो लिखो, मेहनत करके कहीं नौकरी लाओ, 4 पैसे लाओ। याद है सबको कि तुम्हारे पापा की जब 19 साल के थे, 20 साल के थे, तो उनकी नौकरी लग गई थी, वो 4 पैसे कमा के ला रहे थे, और तुम अभी तक बेरोजगार घूम रहे हो। तो क्या है, वो उनके जीवन से सुखद याद थी, वो 19वां साल याद रखना चाहते थे कि हाँ इस दिन कुछ अच्छा हुआ था, मुझे इसको याद रखना है। और वही चीजें जब कुछ दुखद यादें होती हैं, कुछ हो गया आपका दिन का, कुछ गड़बड़ा गया, सबसे पहला सबसे कॉमन एग्जांपल जिसमें सबसे ज्यादा याद रहता है कि कुछ गड़बड़ा गया आप दोनों के बीच में, हो गया भैया, अब वो वाला गाना गा रहे हैं कि याद है कि जाती नहीं, बहुत सारे गाने हैं आजकल के, सनम बेवफा और पता नहीं कौन कौन से गाने, जुबिन नौटियाल और आपके 2-4 गायक हैं जो एकदम
रुला के रख देते हैं, ठीक है। अब हो गया ब्रेकअप, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, मजेदार है। आपका हो गया ब्रेकअप, 5 साल से साथ में थे, आपका हो गया ब्रेकअप। अब आपका जब ब्रेकअप हो गया तो वहां पे होता क्या है, आप चाहते हो कि उस व्यक्ति से बात करें, लेकिन नहीं, एटीट्यूड, ईगो, नहीं बात करेंगे, ठीक है। अब उसको किसी भी तरह से भूलना है, मतलब जब भी आपका जो माइंड है उसको याद करने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई भी हो XYZ जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे दूर हो जाए, तो क्या करते हैं कि उसकी याद हमें बार बार आती है। हम पहले शायद कम आती थी, हम ऑफिस में काम कर रहे होते थे, कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन जब से कुछ गड़बड़ हुआ, जब से वो गया है इंसान हमें छोड़ के, तब से उसकी याद बार बार आती है, बार बार आती है, बहुत आती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन अब हमारा माइंड क्या कहता है कि हम जानबूझकर उसकी याद आई, हमारे दिमाग ने उसको याद किया, ए भाई चल, दो दोस्तों को बुलाया, ए भाई चल कुछ खा के आते हैं, इंजॉय करके आते हैं, पार्टी करके आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, हम जानबूझकर उसको भूलने की कोशिश करते हैं। बस यही है आपके विस्मृति के दमन का सिद्धांत। फ्राइड ने जो विस्मृति का दमन का सिद्धांत दिया, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, कि हमारे जीवन में कुछ दुखद यादें जुड़ी होती हैं, हमारे जीवन से कुछ दुखद यादें जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं। यही है विस्मृति के दमन का सिद्धांत। इसको लिख लो एक लाइन में। हमारे जीवन से, हमारे जीवन में कुछ दुखद यादें जुड़ी होती हैं, हमारे जीवन से कुछ दुखद यादें जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर जिन्हें हम जानबूझकर जिन्हें हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, जिन्हें हम जानबूझकर भूलने का मतलब कोशिश करते हैं कि भूल जाए, उसकी याद ना आए, जिन्हें हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, यही विस्मृति के दमन यही विस्मृति के दमन का सिद्धांत है, यही विस्मृति के दमन का सिद्धांत है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अभी एक बार और सब रिवीजन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा फ्राइड का सिद्धांत ऐसा है, थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि साइंटिफिक है इनका, कि आप जब एक बार दो बार पढ़ोगे तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, फ्राइड ने अलग अलग अवस्थाएं बताई। मैंने अभी आपको बताया था कि फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, तो उन्होंने बताया कि कामवासना का जो केंद्र है वो अपने जो एज ग्रुप है, जैसे जब हम बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर उसके बाद जब बड़ा होता है, उससे और बड़ा हुआ, और लगभग जब वो 20 साल तक, टीन एज में पहुंचने के बाद जब वो 20 ईयर्स तक होता है, तब तक उसके जो कामवासना का केंद्र होता है वो बदलता रहता है। तो उसकी कुछ अवस्थाएं बताई हैं और कामवासना का केंद्र बताया है, एक एक करके उसको देखते हैं। यही है फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देखो भैया, अगर कोई चीज फ्राइड का सिद्धांत ऐसा है कि एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, 2 बार वीडियो देखना है तब भी ना समझ में आए, तो कमेंट करके बताना है कि कहां नहीं समझ में आया, तो हम लोग उसके बाद उसको अच्छे से एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, ठीक है। फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया और क्या बताया कि लिबिडो और या कामवासना लिबिडो पर आधारित होती है, ठीक है। फ्राइड का सिद्धांत कामवासना और या लिबिडो पर आधारित है। फ्राइड का, पेन चेंज कर लेते, नहीं तो आप कहोगे एक ही लाइन 2 बार लिखी है। फ्राइड का सिद्धांत कामवासना ऑब्लिक
लिबिडो, लिबिडो पर आधारित है। यही मैंने कहा था ना कि काम वासना को लिबिडो बोला है, अभी अभी पहले ही बता दिया आपको, पर आधारित है। फ्राइड का सिद्धांत काम वासना या फिर लिबिडो पर आधारित है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बताओ नेक्स्ट, फ्राइड का सिद्धांत काम वासना या लिबिडो पर आधारित है। एक कॉपी पेन अपना उठाना है, साथ साथ इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो पहला क्या है, देखो ये वाला कलर दिख रहा है, नहीं उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कोई और ये दिखेगा, हाँ ये दिखेगा। देखो तो इसको करते हैं ऐसे, पहले 3 कॉलम बनाना। पहला अवस्था, पहला क्या अवस्था लिखनी है, दूसरा उम्र, और तीसरा काम वासना का केंद्र, काम वासना केंद्र कि कहां पे काम वासना रहती है। इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो देखो, सबसे पहले मुखीय अवस्था आती है आपकी, मुखीय अवस्था, फिर गुदीय अवस्था। देखो पहला क्या है, पहला मुखीय, सबसे पहले काम वासना कहां पे होती है, मुख पे होती है। दूसरा गुदीय कि गुदा पे, गले पे, गुदीय या फिर गुदा पे लिख सकते हैं आप। फिर होता है तीसरा लिंगीय, एक अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, लिंगीय। चौथा जो है आपका वो है सुप्तावस्था, सुप्ता अवस्था। और आपका जो लास्ट और पांचवा है वो है जनेंद्रिय, जनेंद्रिय। देखो अवस्थाएं आपकी 5 हो गई, पहले मुख पे होता है, फिर गुदा पे होता है, फिर लिंग पे होता है, फिर सुप्ता अवस्था, सुप्ता अवस्था के बाद जनेंद्रिय। ठीक है, उम्र लिख लेते हैं। सबसे पहले मुखिए 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष ऐसे, फिर 1 से 3 वर्ष, 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, फिर 3 से 6 वर्ष। दूसरा हो गया आपका अब लिंगीय अवस्था, ये 3 से 6 वर्ष, फिर 6 से सुप्तावस्था, 6 से 12 वर्ष, और ये आपका जनेंद्रिय, ये हो जाएगा आपका 12 से 20 वर्ष, 12 से 20 वर्ष। आपको 5 अवस्थाएं पता चल गई काम वासना की। पहले मुख पे होता है, फिर गुदा पे यानी कि गले पे, फिर लिंगीय आता है अपोजिट जेंडर, और फिर सुप्तावस्था 6 से 12, और फिर जनेंद्रिय। ठीक है, यानी कि आपका सेंसरी ऑर्गन्स पे बेस्ड हो जाता है। काम वासना का केंद्र मुखी आपको वैसे ही पता चल गया, मुखीय यानी कि मुख पे, गुदीय यानी कि गुदा पे, गुदा यानी कि गला होता है, गदा फिर, और इसमें क्या होता है, ये जो आपका लिंगीय होता है इसमें समलिंगी ईर्ष्या, मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति ईर्ष्या होती है, समलिंगी ईर्ष्या हो जाती है। क्योंकि यहां पे आपको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप बाल्यावस्था की तरफ, बाल्यावस्था की तरफ, और बाल्यावस्था जो होती है उसमें जेंडर अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो समलिंगी ईर्ष्या, समलिंगी ईर्ष्या, ये हो गया आपका लिंगीय क्या हो लिंगीय 3 to 6 इयर्स, और इसमें क्या होता है समलिंगी ईर्ष्या। फिर आता है सुप्तावस्था, सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें समलिंगी प्रेम हो जाता है। 6 से 12 वर्ष दोस्ती, 2 दोस्त होंगे, लड़के लड़के, लड़कियां अपने ग्रुप में बिजी रहेंगी। यहां पे क्या था कि सेम लिंग वालों के साथ, जैसे लड़कियां लड़कियों से ईर्ष्या करेंगी, लड़के लड़कों से उनसे दोस्ती नहीं होगी। लेकिन जब सुप्तावस्था आती है 6 से 12 वर्ष, ये आपका चाइल्डहुड है। ठीक है, तो यहां पे अपने ही जेंडर में प्यार हो जाएगा, मतलब लड़के लड़कों में के साथ खेलेंगे, वो लड़कियों के साथ नहीं जाएंगे, लड़कियां लड़कियों का ग्रुप बन जाएगा, वो उनके साथ खेलती रहेंगे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सुप्तावस्था में समलिंगी प्रेम हो जाएगा। यहां पे जो जनेंद्रिय 12 से 20 वर्ष, यहां पे आप एंटर करते हो एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस यानी कि क्या होता है, किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में लड़कों को लड़कियों से प्यार होता है, और लड़कियों को लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, जो भी आप कहते हो। ये एक जो एज होती है, कहते नहीं है कि ये उम्र ही ऐसी है बेटा, सबसे गलती होती है। तो वही वाला हाल है कि यहां पे सबसे गलती होती है।
तो ये एज ही ऐसी है, एज की दिक्कत है, आपकी अपनी कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान नहीं होना है इस चीज के लिए कि हमसे गलती हुई है, आपकी उम्र की गलती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, विषम लिंगी प्रेम हो जाएगा, लड़कों को लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन और लड़कियों को लड़कों के प्रति अट्रैक्शन, विषम लिंगी प्रेम, विषम लिंगी प्रेम। एक बार इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखो यहां से मुखिए में मुख पे होती है काम वासना, गुदिये पे गुदा होती है, लिंगिये में समलिंगी ईर्ष्या होती है 3 से 6 वर्ष में, ठीक है। मतलब लड़कों की लड़कों से नहीं बनती है, ईर्ष्या होती है। वही जब सुप्ता अवस्था में आएंगे तो 6 से 12 वर्ष की होती है, इसमें समलिंगी प्रेम। आपने देखा होगा कि मेरा भाई है, मैं अपनी पेंसिल दे दूंगा, मेरा भाई खाना मेरे साथ खाएगा, मतलब लड़कों का ग्रुप अलग हो जाता है, लड़कियों का ग्रुप अलग हो जाता है। फिर ये जब जनेंद्रिय आती है 12 से 20 वर्ष, तो यहां पे विषम लिंगी प्रेम हो जाता है, मतलब समझ के बता दिया मैंने आपको। चलिए तो फिर अब हम लोग देखते हैं फ्राइड का एक अभिप्रेरणा का छोटा सा सिद्धांत है, उसको देख के फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। फ्राइड का अभिप्रेरणा का फ्राइड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, फ्राइड का अभिप्रेरणा का सिद्धांत कुछ भी नहीं है इनके सिद्धांत में, बहुत ही नॉर्मल सा अच्छा सा सिद्धांत है, ठीक है। देखो इसको 2 पार्ट्स में अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बोला, 2 शब्द है आपको जो याद रखने हैं, एक को बोला इन्होंने एरोस, क्या बोला एरोस, और दूसरे को क्या बोला थैनाटोस, एरोस और थैनाटोस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में थैनाटोस, और इसको एरोस। एरोस की सीडी आती थी जब मूवी स्टार्ट होती थी, तो एरोस लिख के आता था, याद आया, तो वही है एरोस और थैनाटोस। अच्छा अब एरोस में क्या होता है और थैनाटोस में क्या होता है, देखो 2 तरह की अभिप्रेरणा बताया इन्होंने, एक होती है जीवन मूल इच्छा, जीवन मूल इच्छा, जिसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो सफलता, भी लिख लो फिर समझा देंगे हम आराम से, मजा आएगा, समझ जाओगे। सफलता। थैनाटोस जो होता है इसको बोलते हैं मृत्यु मूल इच्छा, मृत्यु मूल इच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं असफलता, असफलता। एरोस और थैनाटोस, एक होती है जीवन मूल इच्छा, एक होती है मृत्यु मूल इच्छा, सफलता और असफलता। अब समझते हैं, आप क्लास में फर्स्ट आ गए, आप क्लास में फर्स्ट आ गए, आपको क्या मिली, सफलता मिली, आपकी नौकरी मिल गई, आपका और अच्छी पोस्ट पे जाने का मन कर रहा है, जीवन में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, जीवन में सब सुखमय है, आनंदमय है, अरे वाह मजा आ गया, आपको जीवन में और चाहिए ही नहीं, इससे आगे और 10,000 रुपए तनख्वाह बढ़ जाती तो मजा आ जाता। सफलता है, जीवन में बहुत अच्छे से बीत रहा है, कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा जिए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एरोस। शब्द याद रखना है कि अगर एरोस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एरोस जीवन मूल इच्छा, ये जीवन जीने के लिए आपको और प्रेरित करती है कि वाह मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। कब होता है ऐसा, जब आपको सफलता मिलती है। दूसरा जो है वो आपका थैनाटोस होता है। थैनाटोस किसको बोलते हैं, जब आपके अंदर मृत्यु मूल इच्छा, और मृत्यु मूल इच्छा कब आएगी, जब आप असफलता, इंटर के पेपर में फेल होने पर एक छात्र ने की खुदकुशी, अक्सर पेपर्स में ये चीज आपने पढ़ा होगा। जीवन में बहुत दुख था, पति पत्नी के बीच हुआ डाइवोर्स, तलाक, ठीक है। अब हुआ तलाक, क्यों, अच्छा मर जाने का मन करता है, जब कुछ समझ में नहीं आता, जब जीवन में बहुत दुखी दुख होता है, चलता तो क्या होता है, हे भगवान ऐसी जिंदगी से मुक्ति दे दो, अब हमारे जीने कोनो काम ही नहीं रहेगा, हमको जीना ही नहीं है। तो क्या होता है, वहां पे असफलता मिली होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मृत्यु मूल से मर जाना बेहतर है, जीवन बेकार हो गया हमारा, ठीक है। ऐसा होता है ना सबके साथ। तो ये होता है मृत्यु मूल इच्छा, और असफलता जब आती है तब मृत्यु मूल इच्छा, और मृत्यु मूल इच्छा को हम लोग थैनाटोस बोलते हैं। याद रखिएगा फ्राइड की अभिप्रेरणा के सिद्धांत को उन्होंने अभिप्रेरणा को 2 पार्ट में बांटा, एक बांटा एरोस, एक बोला एरोस होता है, एक बोला थैनाटोस होता है। एरोस जीवन मूल इच्छा के लिए प्रेरित करता है, और थैनाटोस मृत्यु मूल इच्छा के लिए, थैनाटोस मृत्यु मूल इच्छा के लिए हमको आगे बढ़ाता है कि अब हमको जीवन और नहीं करना है। 1-2 शब्द हैं आपको जो यहां से याद रखना है। एक शब्द आएगा आपके पास एग्जाम्स में, आप जब सैंपल पेपर करने बैठोगे तो ये शब्द आपको मिलेगा,
नर्सिज्म, इसको समझ लेते हैं। फ्राइड का ही दिया हुआ ये शब्द है नर्सिज्म, आपके एग्जाम्स में मिलेगा, आपके एग्जाम्स में पूछा गया हुआ शब्द है। नर्सिज्म का अर्थ होता है हिंदी में स्वाप्रेम। ये बाल्य सॉरी शैशवावस्था की एक क्वालिटी भी मिलेगी, स्वाप्रेम, कि मेरी मम्मी, आपने बच्चों को देखा होगा ना कि आप कहोगे मम्मी के पास बैठ जाओ, बड़े भाई बहन, बड़ी छोटी बहन, जिसके भी छोटा भाई बहन है, उन्होंने ये चीज ट्राई की होगी कि मम्मी के पास बैठ गए हैं और अब कह रहे हैं वहां तुम्हारी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। अब वो क्या करेगा, आपको मारेगा, भगाएगा, रोएगा कि भागो तुम, तुम्हारी नहीं मेरी मम्मी है। मिठाई आई है घर में, अब खाना पेट भर जाएगा 2 पीस में, मिठाई रखी है 5 किलो, नहीं पूरी मिठाई मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं? मम्मी कहेंगे नहीं बेटा दे दो, तुम्हारे भैया है, तुम्हारी दीदी दे दो। क्या है, नहीं सब कुछ मुझे चाहिए, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा खाना, मेरी चॉकलेट। जब ये स्थिति होती है, सिर्फ स्वाप्रेम, दूसरे का ना दिखाई दे, सिर्फ अपना दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग नर्सिज्म या स्वाप्रेम। ठीक है। लिबिडो, एक शब्द आपको जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, लिबिडो, ये याद रखना। लिबिडो, लिबिडो जो शब्द है, ये भी फ्राइड का ही दिया हुआ शब्द है। फ्राइड ने काम वासना, फ्राइड ने काम वासना को जीवन शक्ति माना है। जीवन, ये ड्राइविंग फोर्स एक तरह से आप कह सकते हैं, जो हम चालक होता है वो माना है, जीवन शक्ति का केंद्र माना है, का केंद्र। फ्राइड ने काम वासना को जीवन शक्ति का केंद्र मानते हुए लिबिडो कहा है। फ्राइड ने काम वासना को जीवन शक्ति का केंद्र, इसको ऐसे लिख लो, केंद्र मानते हुए, केंद्र मानते हुए, मतलब आप काम वासना को ही लिबिडो कह सकते हो। लिबिडो, लिबिडो कहा है। फ्राइड ने काम वासना को जीवन शक्ति का केंद्र मानते हुए लिबिडो कहा है। 2 किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके पेपर्स के लिए, उनका नाम लिख लो। किसकी किताबें हैं? किताबों का भी अलग पेज ही होना चाहिए, किताबों को भी सेम पेज पे लिखोगे तो किताबें मिलेंगी नहीं, याद नहीं रहेंगी। वरना खट से कॉपी उठाया, एक पेज है मेरे पास, फट से हमने सब कुछ देख डाला कि कहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो बुक है इनकी द, एक सेकेंड गड़बड़ आ गया, ये है कहां गया भैया, ये आ गया आपका बुक। ठीक है, देखो, अरे अड़बड़ गड़बड़ होता रहता है, सब मशीन है तो थोड़ा बहुत तो इधर, अरे बैक आओ, ये आ गया आपका बुक जो है उनकी, ये है आपकी द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस, द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस, द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। एक ये किताब है इनकी द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस, और जो दूसरी किताब है उसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो ये आपका मनोविज्ञान के जो सारे संप्रदाय थे, शिक्षा मनोविज्ञान के, वो कंप्लीट हो गया, आपके फ्राइड पूरे कंप्लीट हो गए। कल से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, वृद्धि और विकास। तब तक के लिए आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट करके बताएंगे, और बने रहेंगे मेरे साथ। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वृद्धि और विकास। टाटा, बाय बाय।